आज हम रॉक्स अर्थात चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की जो ऊपरी पपड़ी है उसके पदार्थों को चट्टान भी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी के बाहर जब चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। इसके अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो कठोर हो या कोमल हो। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है। चिका सैंडस्टोन के समान कठोर हो सकती है। क्ले और रेत की तरह कोमल हो सकती है। चौक और लाइमस्टोन की भांति प्रवेशी हो सकती है और स्लेट के समान अप्रवेशी हो सकती है। चट्टान को जब परिभाषित करें तो विद्वान लोबेक ने कहा कि सेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो सेल भी बदल जाती है, अर्थात वहाँ जो चट्टान है अपने पर्यावरण का परिणाम है। और जैसे पर्यावरण में परिवर्तन आता है तो उन चट्टानों में भी परिवर्तन आता है। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। आर्थर होम्स के अनुसार सेलों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण है और पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर सेलों का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की पपड़ी अधः स्तर से हल्की तथा कम घनत्व वाली है। प्राय ऐसा माना जाता है कि पपड़ी की सेलों की रचना लगभग 2000 से अधिक खनिजों से हुई है और उनमें मुख्य रूप से 6 खनिज हैं जो का अंश अधिक होता है, जो हैं फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ओलिविन। जो क्रस्ट में अधिकता से जो तत्व मिलते हैं उनकी हम बात करें तो वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रस्ट में मिलने वाले तत्वों को क्रमानुसार बताइए या निम्न में से कौन से क्रम के अनुसार वो तत्व सही क्रम में सजाए गए हैं। तो हमें याद रखना होता है कि ऑक्सीजन 46.8%, सिलिका 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। अर्थात ये 7 जो तत्व हैं वो मिलके पृथ्वी क्रस्ट में मिलने वाले तत्वों का 98.79% है। और इस क्रम को आराम से याद रख के रखना है, क्योंकि ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और विश्वविद्यालय परीक्षा में भी कई बार पूछ लिया जाता है। सेलों की रचना की बात करें तो सामान्य रूप से सेलों की रचना 2 रूपों में होती है, या तो पपड़ी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। भूपृष्ठ के नीचे बनी सेल आग्नेय तथा ऊपर निर्मित सेल अवसादी सेलें कही जाते हैं। इन 2 सेलों के स्थान परिवर्तन के समय उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो इस तरह परिवर्तित सेल रूपांतरित सेल होती है। सेलों की उत्पत्ति का प्रश्न है तो रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय सेलों से ही निर्मित होती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों ने आग्नेय सेलों के अपरदित पदार्थों को अन्यत्र जमा करना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप संगठन के कारण अवसादी सेलों का निर्माण हुआ। आगे चलकर गतिक तथा तापीय परिवर्तनों के कारण आग्नेय तथा अवसादी सेलों का रूप बदल गया, जिससे तीसरे प्रकार की सेल रूपांतरित या कायांतरित सेल का निर्माण हुआ। यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो सेलों के निर्माण में चक्रीय व्यवस्था का आभास होता है और इस चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टानों का वर्गीकरण करें तो बनावट के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और सामान्य जो विभाजन है वो रवेदार और ढेरयुक्त सेल। रवेदार सेलों में हम आग्नेय, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स को शामिल करते हैं और ढेरयुक्त में अवसादी सेल को। अब हम बात करते हैं आग्नेय सेल की। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से बन रहा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्नि। इस प्रकार कई बार भ्रांति हो जाती है
कि आग्नेय सेलों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, परंतु वास्तविकता में आग्नेय चट्टानों की रचना गर्म एवं तप्त मैग्मा के शीतल होने से होती है। चूँकि मैग्मा जब गर्म होता है तो वो अंगारे की भांति लाल होता है, इसलिए अग्नि की आशंका होती है, वास्तव में अग्नि नहीं होती। इस प्रकार आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। क्योंकि सर्वप्रथम आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, अतः इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय सेलों से हुआ माना जाता है। ऐसा माना गया है कि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है तथा वर्तमान समय में भी इनका निर्माण हो रहा है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस समय गर्म एवं तप्त लावा बाहर निकलता है पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर ठोस होकर आग्नेय सेलों का रूप ले लेता है। आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर हम विचार विमर्श करते हैं। आग्नेय चट्टानें कठोर होती है तथा जल कठिनाई से इनके जोड़ों के सारे अंदर प्रविष्ट होता है। लंबे समय तक ये चट्टानें खुले रहने के कारण कभी कभी मुलायम हो जाती है और इन्हें आसानी से खोदा भी जा सकता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार तथा दानेदार होती है, परंतु रवों की जो बनावट है उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है तथा इनके आकार और रूप में भी पर्याप्त अंतर मिलता है। इन जो कण होते हैं रवेदार और दानेदार, उनका क्रम भी भिन्न भिन्न होता है। कणों की बनावट मैग्मा के ठंडा होने और की गति तथा स्थान पर निर्भर होता है। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग में ठंडा होता है तो तीव्र गति से जमने लगता है, फलस्वरूप कण पूर्ण रूप से नहीं बन पाते। इसके कारण या तो रवे होते ही नहीं और यदि होते हैं तो बहुत बारीक होते हैं और जिन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से हम देख नहीं सकते। और इसके विपरीत जब मैग्मा धरातल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमता है, क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसका तापमान भी अधिक है और धीरे धीरे जमता है, जिसके कारण वहाँ पर कणों की जो बनावट है वो पूर्ण रूप से संपन्न होती है। इस कारण चट्टानें रवेदार होती है तथा कणों का आकार बड़ा होता है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं मिलती। आग्नेय चट्टानों में पानी का प्रवेश नहीं होता, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव इन पर बहुत कम होता है। आग्नेय सेलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते। आग्नेय सेल में संधियाँ निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक होती है। इसके पीछे निम्न कारण हैं। आग्नेय सेल के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण, यांत्रिक अपक्षय के कारण प्रसार एवं संकुचन द्वारा संधियों का निर्माण हो जाता है। चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने से दबाव में कमी आने के कारण तथा संतुलन की अव्यवस्था के कारण भूपृष्ठ में आने वाले हलचल द्वारा। जो आग्नेय सेल है इनकी संधियाँ प्राय ठंडी होती हुई सतह के समकोण पर मिलती हैं और जब कभी ये संधियाँ खनिज पदार्थों से भर जाती है तो चट्टानें काफ़ी कठोर हो जाती है तथा अपक्षय की क्रिया नहीं हो पाती। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है तथा इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। आग्नेय सेलों को जो इग्निस रॉक है इनके जब हम वर्गीकरण की बात करें तो इनके चट्टानों के प्रकार में पर्याप्त अंतर मिलता है। इनमें खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार और विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर भिन्नता मिलती है। इस आधार पर हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार 2 भागों में अंतर्निर्मित आग्नेय सेल और बाह्य निर्मित आग्नेय सेल। अंतर्निर्मित आग्नेय सेल में प्लूटोनिक इग्नियस रॉक और मध्यवर्ती इग्नियस रॉक। बाह्य आग्नेय सेल विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की। कणों के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, बड़े कणों वाली और महीन कणों वाली, फिर और पैग्मेटिक, एफेनेटिक, ग्लासी, फोरफाइटिक। और रासायनिक संरचना के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, अम्ल प्रधान आग्नेय सेल और बेसिक आग्नेय सेल। जब हम इनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करें तो 2 भागों में अंतर्जात आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय सेल। अंतर्जात आग्नेय सेलों का निर्माण जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा
ऊपर की तरफ अग्रसर होता है तो वो धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसके निर्मित होने वाले स्थान के धरातल से गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्याप्त अंतर मिलता है, और कुछ जो आंतरिक चट्टानें होती हैं उनमें काफ़ी गहरी भी मिलती है। इस स्थिति के आधार पर अंतर्जात आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटते हैं, पातालीय अंतर्जात और मध्यवर्ती अंतर्जात। पातालीय अर्थात प्लूटोनिक अंतर्जात, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक गहराई में होता है। इनके ठंडा होना और जमना और ठोस होना अधिक गहराई में होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनका ठंडे होने की गति मंद होती है। इस कारण में रवें अधिक बड़े मिलते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय जो सेल है वो प्लूटोनिक सेल का उदाहरण है। इसी प्रकार जब हम मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय सेल की बात करें तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातल में कई प्रकार के अवरोध होते हैं। उन अवरोधों के कारण वो दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की सेलों का निर्माण होता है। ये मध्यवर्ती इसलिए कही जाती हैं कि इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से बैथोलिट, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बैथोलिट, इसके आगे वाले में लेकोलिट, इसके आगे वाले में फेकोलिट, उसके बाद में सील, डाइक, इन चट्टानों को आपने देखा स्लाइड्स में। है याद रखने योग्य बिंदु यह है कि ये अंतर्जात आग्नेय सेल के विभिन्न रूप हैं, न कि प्रकार। बैथोलिट चट्टान, बैथोलिट लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय सेल के आकार होते हैं। ये प्राय गुंबद के आकार के होते हैं, इनके किनारे खड़े डाल वाले तथा आधार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी नहीं दिखा जा सकता। इसका जो बैथोलिट है, इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान तथा उबड़ खाबड़ होता है। लेकोलित मैग्मा निर्मित एक वृत्त आकार होता है, जिसका उत्तल डाल के रूप में होता है। लेकोलित मुख्य रूप से परतदार चट्टानों के बीच में मिलती हैं। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों के जोड़ से परतदार सेलों की ऊपरी परत उत्तर कॉन्वेक्स अथवा गुंबदाकार रूप में बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा नीची सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी, राख, लावा इत्यादि बढ़ जाते हैं, जिस कारण लेकोलित का निर्माण होता है। ऊपरी परत सैकड़ों फीट से लेकर हजारों फीट तक मुड़ जाती है। बैथोलिट किसी भी चट्टान में बन सकता है, परंतु बैथोलिट और लेकोलित में जब हम अंतर की बात करें तो बैथोलिट किसी भी प्रकार की चट्टान में बन सकता है, परंतु लेकोलित केवल परतदार चट्टानों में बनता है। और लेकोलित का ऊपरी भाग दिखता है कि और उसके किनारे दिखे हुए होते हैं। छोटा, जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें कहाँ मिलते हैं, छोटा नागपुर जो पठार है भारत में, वहाँ पे ऐसे अनेक आकार देखने को मिलते हैं। फेकोलित चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार जो नवीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत हैं उनकी अपनति तथा अभिनति में मैग्मा के जमाव से होता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैलों को फेकोलित भी कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र स्लाइड में देख रहे हैं। फेकोलित का उदाहरण लोपोलित जर्मन भाषा के लोपोस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है छिछली बेसिन। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तस्तनुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लोपोलित कहते हैं। ट्रांसवाल में 480 किलोमीटर लंबा लोपोलित मिलता है। सील परत के रूप में आग्नेय सेल का समूह है। जब मैग्मा का प्रवाह होता है तो मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित जो चट्टानें सेलों के बीच में हो जाता है। सील की स्थिति मौलिक चट्टान की परतों के समानांतर मिलती है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो सील कहते हैं, परंतु पतली सील को सीट कहते हैं, SHEET सीट कहते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सीट पतला और सील मोटा और परतदार और जो अन्य चट्टानें उनके बीच के अंदर इसका जमाव देखने को मिलता है।
क्षैतिज रूप में, न कि लंबवत रूप में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एक इस डायग्राम बना देंगे और उसमें कहेंगे 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इन निम्न को मैच कीजिए, या एक इसको प्रदर्शित करता है सील को, डाइक को। यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा, तो आपको इन चट्टानों का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं डाइक। डाइक सील की तरह ही होती है परंतु अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है। सील और सीट के विपरीत डाइक परतों में लंब के रूप में होता है, अर्थात लंबवत होती है, और डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैलों का आंतरिक रूप है।